हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2024 में भारतीय इतिहास में। इस बुक में हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पार्ट 1 के रूप में पढ़ चुके थे और इसका बचा हुआ था क्वेश्चन जो आज हम लोग पार्ट 2 के रूप में पढ़ेंगे। इसमें लगभग 30 प्रश्न हैं जो आज हम लोग करेंगे लगभग पूरा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं व्याख्या के साथ। और पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है बलबन और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। व्याख्या है कि 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वह एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। उनके वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। जाहिर सी बात है कि गुलाम वंश के जो संस्थापक होंगे वही गुलाम वंश के प्रथम शासक थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के प्रथम शासक थे और गुलाम वंश के संस्थापक भी। आगे प्रश्न है 3 नंबर की दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या है के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खा भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, स्थापत्य कला की रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुबदिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु प्रश्न अनुसार ऑप्शन डी सही है। नंबर की 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या फिर मीनार है। तो ऑप्शन ए मस्जिद, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और 5वां प्रश्न है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो ऑप्शन डी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश और ऑप्शन सी है गियासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में अपना योगदान नहीं दिया है। इसका व्याख्या है, व्याख्या को देखते हैं कि क्या दिया गया है व्याख्या में कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल की काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। गियासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। 7वां प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। इस प्रश्न का व्याख्या है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से
सिंहासन रूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यद्दौज और नसरुद्दीन कुबचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यद्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसने दिल्ली आने की कभी अवसर नहीं मिला। आगे प्रश्न है 8 नंबर की, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए है कि उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑप्शन बी है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यद्दौज के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और ऑप्शन डी है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि चौगान की क्रीड़ा। चौगान एक पोलो है, पोलो खेल है। उस खेल को खेलते समय इसे घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसका व्याख्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, जिसे आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल, में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। व्याख्या है कि इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी के टंका जो 175 ग्रेन का था और तांबे के जीतल, उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत हुई। कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने अपना राजधानी दिल्ली को घोषित किया और वह प्रथम ऐसा सुल्तान था कि उसने नियमित सिक्के चलाए। कौन कौन से सिक्के चलाए? तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसकी राजधानी दिल्ली थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो ऑप्शन नंबर ए है आराम शाह, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। लगभग एक ही तरह का प्रश्न है 11 और 12 और हमारा 13वां प्रश्न है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। व्याख्या है कि वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया। उसने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यद्दौज और नसरुद्दीन कुबचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के रूप में अनुपूर वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। कि गुलामों
गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बलबन और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका ऑप्शन डी नंबर इल्तुतमिश सही है। व्याख्या है कि गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही सर ए जहांदार यानी कि अंगरक्षक का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। लिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो हमारे पास 4 विकल्प है और पहला विकल्प है रजिया सुल्तान, दूसरा है चांद बीबी, तीसरा है दुर्गावती और चौथा है नूरजहाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विकल्प ए रजिया सुल्तान सही है। व्याख्या है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिसका समय था 1236 से 40 थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन किया। राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदार अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। 16 नंबर प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत आया, या फिर इल्तुतमिश या बलबन या ऐबक के समय में आया था? यानी कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां इल्तुतमिश के समय भारत आया था। व्याख्या है कि मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ खारिज्म शाह पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्णी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगवर्णी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी सहायता ना की और जब मंगवर्णी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो इल्तुतमिश के समकालीन था चंगेज खां। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि मंगोल नेता चंगेज खां किसके समय में आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था और इल्तुतमिश के ही समकालीन थे कौन? चंगेज खां। इसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। तो ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के समय में सिंधु तट पर देखे गए थे मंगोल नेता चंगेज खां। और 19वां प्रश्न है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन है बलबन के शासनकाल में, बी है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के शासनकाल में और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ने आक्रमण किया था। चंगेज खां का मूल नाम था, ऑप्शन ए खासूल खां था, इसुगई था या तमुचिन था या ओगद्दी थे। तो इसका सही आंसर तमुचिन चंगेज खां का मूल नाम था। इसका व्याख्या है कि चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तमुजिन या तमुचिन था। कथन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े खारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी के तट तक पहुंचा। दूसरा कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर के सुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी को पार की। तीसरा कथन है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था।
और नीचे दिया गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है। इसमें सही बोल रहा है कि कौन कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े खारिज में युवराज की खोज के लिए सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े खारिज में युवराज जलालुद्दीन मंगवरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। अतः कथन एक सत्य है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। अतः कथन 2 असत्य यानी गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को दा गामा केरल के तट पर पहुंचा। उस समय विजयनगर पर नसरा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। अतः कथन 3 असत्य है।